हेलो फ्रेंड्स, मगध के उत्कर्ष के कारणों के बाद हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष। अब इसके बाद जो इसके शासकों की नीति होगी वो अपनी नीति के बल पर मगध को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे। भले ही राजा चेंज हो जाए, वंश चेंज हो जाए, लेकिन उन लोगों की जो एक नीति होगी साम्राज्यवाद विस्तार की नीति, वो नीति चेंज नहीं होगी, जिसके कारण है कि मगध साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण का रूप धारण करेगा। ठीक है, तब मगध के हम लोग शुरुआती से उसको अंत तक देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसे मगध का नाम मगध कैसे पड़ा, ठीक है, तो कुरु द्वितीय का पुत्र था सुंधवा, जो अपने मामा के बाद मगध का राजा बना। ठीक है, राजा जो मगध थे, राजा मगध ने मगध साम्राज्य की स्थापना करी, यानी राजा मगध के नाम पर इस देश का नाम मगध पड़ा। ठीक है, राजा मगध ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। और सुंधवा कौन था? राजा मगध का भतीजा था। इसके बाद जो भी हमें जानकारियाँ मिलती है, इसके लिए हमें पुराणों पर निर्भर रहना पड़ता है, और कुछ जानकारी हमें महाभारत से भी मिलती है। इसीलिए महाभारत और पुराणों के आधार पर बृहद्रथ वंश की स्थापना देखेंगे हम लोग। कौन से वंश का अध्ययन करेंगे? बृहद्रथ वंश। ठीक है, चेदी राज बसु के पुत्र बृहद्रथ, चेदी राज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। अब बड़ी देखेंगे संजोग हम लोग देखेंगे, मगध का जो आरंभ यहाँ से हम लोग माना जाता है। तो बृहद्रथ वंश, इसके संस्थापक कौन हुए? बृहद्रथ। और मगध का जब अंत होगा, यानी मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा होगा वो भी बृहद्रथ ही होगा। एक अलग संयोग है। ठीक है, तो चेदी राज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में कुल 10 राजा हुए। कुल कितने राजा हुए? 10 राजा हुए, जिसमें आपको जरासंध सबसे प्रतापी सम्राट था। अब जरासंध का नाम आते ही आप लोग का ध्यान आ गया होगा, जरासंध कौन था। इसका उल्लेख आपको महाभारत में किया गया है। ठीक है, जरासंध मगध का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने काशी, कौशल, कलिंग, कश्मीर और गंधार राजाओं को भी पराजित करने का काम किया। यही नहीं, जरासंध ने उस समय के मथुरा के महत्वपूर्ण शासक कहिए कंस से जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह किया, अस्ति और प्रप्ति। कौन है? अस्ति और प्रप्ति से शादी किया। और यही कंस जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है, जिसने हमें, जैसे हम लोग वैष्णव धर्म में भी इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, कहते हैं जरासंध बहुत ही प्रतापी शासक होने के साथ साथ एक योद्धा भी था, और बहुत ही मजबूत योद्धा था। कहते हैं कि उसे द्वंद्व युद्ध में पराजित करने का किसी में कोई बल नहीं था, लेकिन पांडव पुत्र भीम ने उसे द्वंद्व युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सहायता से पराजित करने का काम किया। देखेंगे हम लोग, पांडव पुत्र भीम ने द्वंद्व युद्ध में जरासंध को मार दिया। ठीक है, किसके सहायता से? तो श्री कृष्ण की सहायता से। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया गया। अब आते हैं हम लोग, इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। अब क्या करेंगे? रिपुंजय जिस वंश का अंतिम शासक होगा, उसको उसके दरबारी मंत्री पुलक, रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक मारकर गद्दी को हथिया लेगा। लेकिन यहां उसको श्राप लग जाएगा, क्योंकि इसके भी एक दरबारी मंत्री मही ने इसको मारकर और इसके पुत्रों को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा देगा। क्योंकि मही ने गद्दी पर क्यों नहीं बैठा, यह भी एक सवाल बनता है।
और वो अपने मात्र 16 साल के नौजवान पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। तो इसके पीछे वही है जो श्राप की कहानी है। एक साधु ने कहा था कि अगर आप मार के खुद गद्दी पर बैठेंगे तो आपको भी आपका मंत्री मार देगा। इससे अच्छा है कि आप अपने बदले अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाएं, उसे यह शाप नहीं लगेगा। यही कारण है कि मही ने पुलक और उसके पुत्रों को मारकर खुद राजा न बनकर अपने पुत्र बिंबिसार को राजा बनाने का काम किया। देख रहे हैं ना, मही जो बिंबिसार के पिता होंगे, पुलक और उसके पुत्रों को मारकर बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया जाएगा। बिंबिसार जिस समय गद्दी पर बैठेगा उस समय उसकी उम्र मात्र होगी 16 वर्ष। लेकिन उन्होंने अपने कूटनीति कहिए, व्यवहारिक पूर्ण नीति कहिए, मित्रतापूर्ण नीति कहिए, इसके बल पर मगध को उत्कर्ष का द्वार खोलने का काम किया। कैसे द्वार खोला? देखिए यहाँ पे हर्यक वंश, हर्यक है यह नाग वंश की उपशाखा है। हर्यक का मतलब होता है बड़ा नाग, यानी बड़ा सांप। ठीक है, इसके जो संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का जो समय काल है, टोटली समय काल 544 बीसी से 412 बीसी। ठीक है, ठीक है, कितने वर्ष होंगे लगभग? यहाँ तो उल्टे गिनती होते हैं। आप यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कितने वर्ष हो गए। बिंबिसार को बिहार का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार के जो मगध को शुरुआत करने का अति जाता है उत्कर्ष का, तो शुरुआती इन्हीं को जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार ने लगभग, चूँकि 16 वर्ष की उम्र में राजा बने थे, इसलिए इनके पास काफ़ी समय था, तो इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक राज किया। 52 वर्षों तक। ठीक है, क्योंकि मात्र 16 वर्ष की उम्र में राजा बने थे। इनको उपाधियां दी गई सैनिक या सैनीय, यानी कि ये अपने समय में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। यानी इन्होंने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत कर दी। अस्थायी सेना के बल पर ही इन्होंने अंक को जीतने का भी काम किया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कौन से शासक ने अस्थायी सेना रखने का काम किया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने गिरिब्रज को राजधानी बनाई और बाद में चलकर राजगिरी को राजधानी बनाने का काम किया। ठीक है, उनके दरबार में एक महान चिकित्सक जीवक भी रहते थे। जीवक के बारे में कहा जाता है कि विश्व के उस समय के सबसे महान चिकित्सक थे, जिसके बारे में हम लोग एक अलग टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे, जो होगा सिर्फ जीवक के लिए। ठीक है, अब उनकी जो नीति है वैवाहिक पूर्ण नीति और मित्रतापूर्ण नीति, इसको हम लोग अब देखेंगे। तो बिंबिसार की वैवाहिक नीति को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कहते हैं बिंबिसार ने बहुत सारी शादियाँ की, लेकिन उनमें 3 शादियाँ जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो उनके साम्राज्य विस्तार के लिए और उसके साम्राज्य की रक्षा के लिए या उसके राज की रक्षा के लिए सहायक हुआ। तो 3 महत्वपूर्ण शादियों का यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली शादी महाकोसला देवी से, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की क्या थी? बहन थी। अब प्रसेनजीत ने अपनी बहनोई को काशी दहेज में दे दिया। देख रहे हैं, काशी क्या मिला इनको? दहेज में मिल गया। एक महाजनपद तो खुद था, काशी महाजनपद इनको 2, यानी एक से अब 2 महाजनपद जिनके अंडर में हो गया बिंबिसार के। ठीक है, महाकोसला देवी से ही एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा अजातशत्रु। ठीक है, अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण शादी। दूसरी महत्वपूर्ण पत्नी थी चेलिना। ठीक है, जो लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। चेलिना से 2 पुत्री हुई, हल और बेहल। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन भी थी एक, तीर्सला। क्या थी? बहन थी तीर्सला, जिसकी शादी आपको सिद्धार्थ से हुई थी। सिद्धार्थ यानी कि
महावीर के पिता, यानी कि इसके पुत्र कौन हो गया? महावीर। तो त्रिशला के पुत्र कौन हो गया? महावीर। अब महावीर का रिश्ता, सॉरी यहाँ पर नोट करेंगे अच्छा से हम लोग, त्रिशला का जो पुत्र होगा कौन होगा? महावीर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, महावीर चेटक का क्या हो गया? भांजा हो गया। ठीक है। और चेटक की पुत्री की शादी किससे हो गया? बिंबिसार से हो गया, क्योंकि चेटक की पुत्री क्या हो जाएगा? महावीर की बहन हो जाएगा, जिसको कहते हैं ममेरी बहन। यानी कि महावीर और बिंबिसार में एक रिश्ता बन गया साला और बहनोई का। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। अब आते हैं तीसरा महत्वपूर्ण शादी हो गया मध्य नरेश, जो पंजाब में है। पंजाब राज था उस समय। पंजाब मध्य नरेश की राजकुमारी क्षेमा से। इन 3 शादियों ने उनके मगध साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम किया। कहते हैं इन्होंने अपनी उम्र का खूबसूरत फायदा उठाया और शादियों के बल पर, वैवाहिक नीति के बल पर इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर दिया, क्योंकि रिश्तों की दीवार ने इसके साम्राज्य पर आक्रमण करने से रोक दिया। जैसे कि देख रहे हैं, ये है वैशाली, यानी कि बजीक भी कह सकते हैं, लिस भी कह सकते हैं, जो ये ठीक है। ये सोन नदी हो गया, ये गंगा हो गया, ये अंग हो गया, ये मगध हो गया। इसके आसपास इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर काशी हो गया। तो देख रहे हैं कि दहेज में इनको काशी मिल गया। बैजी के साथ क्या होगा? रिश्तेदारी हो गया, यानी कि साम्राज्य क्या हो गया? उत्तर से सुरक्षित हो गया। अब बच गया क्या? दक्षिण और पूरब से। तो देखिए आगे क्या काम करेंगे। मित्रतापूर्ण नीति, धीरे धीरे इस ग्राफ को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। इन्होंने अवंती के जो शासक थे चंद्र प्रदोष से दोस्ती कर लिए। कैसे किए? कहते हैं चंद्र प्रदोष जी को, अवंती के जो शासक थे, उनको पांडु रोग ग्रसित कर लिया। जो उसके राज में जो चिकित्सक थे उसको चिकित्सा करने में असमर्थ थे। इसीलिए चंद्र प्रदोष ने आपको बिंबिसार के पास खबर भिजवाएं कि जीवक को हमारे चिकित्सा सहायता के लिए भेजा जाए। बिंबिसार ने इसे दोनों हाथों से इस अफसर को लपका और जीवक को वहाँ पर भेजने का काम किया, और जीवक ने बड़ी सफलतापूर्वक उनके पांडु रोग को खात्मा कर दिया, जिसे अवंती के जो शासक थे चंद्र प्रदोष जी, वो काफ़ी खुश हुए और बिंबिसार के साथ इनका मित्रतापूर्ण रिश्ता बन गया। यानी कि अब देखेंगे जो अवंती था दक्षिण में, इससे भी क्या हो गया? एक रिश्ते की दीवार, 2 रिश्ते की दीवार, एक दोस्ती की दीवार। बच गया क्या? अंग। जब देख 3 तरफ से सुरक्षित अपने आप को कर लिए, तो ये क्या करेंगे? अब साम्राज्य विस्तार की नीति लाएंगे। देख रहे हैं, अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त उस समय होंगे, उनको अपने अस्थायी सेना के बल पर पराजित करके अंग को मगध में मिला लेंगे। और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बना देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को एक व्यवस्थित रूप दे दिया। यही नहीं, ये बिंबिसार आपको बौद्ध धर्म के संरक्षक भी कहे माने जाते हैं, और यह महात्मा बुद्ध के परम मित्र भी थे। महावीर भले ही इनका रिश्ता में साला लगे, लेकिन ये महात्मा बुद्ध के ज़्यादा नज़दीकी थे। यही कारण है कि इन्होंने एक बेनुबन नामक जो बगीचा होता है, उद्यान होता है, उन्होंने बौद्ध संघ को दान में दे दिया। कहते हैं 492 में बिंबिसार की मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु के पीछे बड़ी ही अजीब कहानी है। हमने आपको एक बार बताया भी था कि जो देवदत्त महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई, अब महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन जब वह इस कार्य में असफल हो गए,
तो बौद्ध संघ से निकाले गए। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध को घायल तक कर दिया था मारने के क्रम में, लेकिन जीवा की सहायता से वो बच गए। इस कारण उनको बौद्ध संघ से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। लेकिन वह क्या किए, अपने तंत्र मंत्र के विद्या के बल पर अजातशत्रु को अपने बस में कर लिया। और अजातशत्रु उनके बहकावा में आकर बिंबिसार को मारने का काम करेंगे। हुआ यूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार राजा बने थे और 52 वर्षों तक राज करेंगे, यानी कि अभी तक 68 वर्ष तक वह राज कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अजातशत्रु के कान भरना शुरू किया कि अगर आपके पिता ही राजा बनेंगे तो फिर आपका नंबर कब आएगा। यही कारण है कि अजातशत्रु अपने पिता को मारने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देंगे। बिंबिसार को इस बात का भनक लग जाएगा कि मेरे पुत्र को राजमोह हो गया है, ठीक है, उनको गद्दी चाहिए। तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर बोला भी कि हाँ, अगर गद्दी चाहिए तो सीधी सी बात है, आप ले लो, हम हट जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अजातशत्रु को यह मंजूर नहीं था। वह देवदत्त के बहकावे में आके अपने पिता को ही बंदी बना लिया और जेल में, कारागार में डाल दिया। और हर दिन उनका निरीक्षण होता था कि बिंबिसार की मृत्यु हुई या नहीं हुई। बिंबिसार से मिलने के लिए सिर्फ उसकी माता महाकोसला को ही अनुमति दी गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि बिंबिसार का जो स्वास्थ्य है, वह शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि वो स्वस्थ ही हैं। उनको बड़ी अजीब लगा, इसलिए अपने माता को भी बिंबिसार से मिलने के लिए मना कर दिए। उसके बाद बिंबिसार भूख से तड़प तड़प कर मर गया। कहते हैं कि महाकोसला जब भी मिलने जाती थी अपने शरीर पर, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ बाहरी खाने को ले जाने के लिए मना ही था, इसलिए अपने शरीर पर खाने का लेप लगाकर चली जाती थी, जिसे बिंबिसार खाकर अपना जिंदगी काट रहा होता है। लेकिन जब अजातशत्रु को पता चल जाता है तो उसने क्या किया, महाकोसला देवी को बिंबिसार से मिलने पर रोक लगा दिया, जिससे बाद में बिंबिसार भूख और पानी से तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद अजातशत्रु राजा बना। इसीलिए इन्हें पितृहंता शासक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतिहास के प्रथम राजा होंगे जानकारी के स्रोत में जो अपने पिता की हत्या करके राजा बनेंगे, इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहे जाएंगे। और ये एक ऐसा बीज बोएंगे क्योंकि इनकी भी हत्या इनके पुत्र के द्वारा ही की जाएगी, यानी कि एक श्रृंखला सा बन जाएगा। अजातशत्रु का उपनाम रहेगा कुनिक। इनका समय काल रहेगा 492 से 460 BC, लगभग 32 वर्ष तक यह शासन करेंगे, ठीक है। अब इनका मेन काम होगा काशी और बज्जी को मगध में मिलाना। अब सवाल उठता है, काशी को तो यहाँ दहेज में मिल ही गया था बिंबिसार को, तो फिर क्यों मगध शासक अजातशत्रु ने काशी को जीतने का काम किया? तो जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो प्रसेनजीत इस बात से बहुत दुखी हुआ, ठीक है, और उन्होंने काशी फिर वापस लेने का काम किया। अजातशत्रु को ये बुरा लगा। अजातशत्रु अपने सैन्य बल के साथ चले अपने मामा से भिड़ने, प्रसेनजीत से। लेकिन कहते हैं प्रसेनजीत ने उसे युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ क्या रिश्ता था प्रसेनजीत और अजातशत्रु में? मामा और भांजा का, जो बहुत ही प्रिय रिश्ता होता है, मामा और भांजा। लेकिन यहाँ प्रसेनजीत ने अपने भांजा अजातशत्रु की हत्या नहीं किए, बल्कि उसके साथ अपनी पुत्री बजरा की शादी करके फिर से काशी उसे दहेज में दे दिए, यानी कि फिर से ये रिश्ता कायम हो गया, यानी काशी को फिर से प्राप्त हो गया मगध को, ठीक है, काशी फिर से मगध में मिल गया। अब आते हैं बज्जी। कहते हैं बज्जी उस समय का बेहतरीन गणराज था, जो 8 गणों का संघ था, जिसके शासन के बारे में आपको प्रशंसा महात्मा बुद्ध ने भी किए हैं, और उन्हीं की नीतियों को उन्होंने बौद्ध संघ में भी शामिल करने का काम किए। यानी कि बज्जी संघ एक अटूट बंधन में बंधा हुआ था। तो अजातशत्रु इस बंधन को तोड़ने के लिए अपने प्रिय मित्र वर्षकार को वैशाली भेजने का काम करेंगे, और वर्षकार ने अपने 20-22 वर्षों की तपस्या कहिए, उसका
कूटनीति कहिए, उसने वैशाली संघ को तोड़ दिया और बाद में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करके रथ, मुसल और शिलाकंटक का उपयोग करके वैशाली पर आक्रमण करके क्या किया, उसने वैशाली को अपने बज्जी को मगध में मिलाने का काम किया। उससे पहले उन्होंने पाटलीग्राम नामक स्थान पर, जहाँ पर अभी पटना है, पाटलिपुत्र, वहाँ पर उन्होंने एक सैनिक छावनी बनाने का काम किया। पाटली का मतलब यहाँ होता है कि जब उनके सैनिक लोग एक सैनिक छावनी बनाने के लिए जगह खोज रहे थे, तो यहाँ पर जो नदी किनारे गुलाब का बगीचा दिखा। पाटली का मतलब होता है गुलाब और पुत्र का मतलब बेटा, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया पाटलिपुत्र, यानी गुलाब का बेटा। तो यह वहाँ पर उन्होंने एक सैनिक छावनी भी बनाने का काम किया और उसके बाद उन्होंने वैशाली को जीतने का काम किया या बज्जी को, और इस प्रकार उसने काशी और बज्जी को मगध साम्राज्य में मिला दिए। देख रहे हैं मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हो गया, यानी कि अब ये तो मिला ही, ये भी मिल गया, ये मिला ही, तो देख रहे हैं कितना बड़ा फैलाव हो गया, कितने महाजनपद मिल गए इसमें, 1 तथाई 2 3 और 4, यानी कि अब 4 महाजनपद हो गए, यानी कि विस्तार का क्रम लगातार बना रहा। 483 BC में आते आते महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। इस समय देख रहे हैं मगध का शासक कौन होगा, अजातशत्रु। तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है, तो जो 8 अवशेष में बढ़ता है, उसका जो शारीरिक अवशेष होता है महात्मा बुद्ध का, तो एक अवशेष इनको भी प्राप्त होता है। उस अवशेष पर अजातशत्रु ने राजगिरी पे एक स्तूप का निर्माण भी कराएंगे और इन्हीं के समय काल में राजगिरी के सतपन्नी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र उदयी ने इनका भी हत्या कर हर्यक वंश का अगला शासक बना, जिसका समय काल आपको 460 BC से लगभग 445 BC तक माना जाता है। क्योंकि ये भी अपने पिता की हत्या करके राजा बने थे, इसलिए इन्हें भी पितृहंता शासक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम लोग बार बार बात भी करते हैं, ये उदयन है, इनका नाम उदयन है, और एक और है उदयन, जो वत्स के शासक होंगे, वत्स के शासक, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे, और ये उदयन जैन धर्म के अनुयायी होंगे। अजातशत्रु भी जैन धर्म के अनुयायी होंगे, नोट करते रहेंगे आप लोग। जैन धर्म के अनुयायी होंगे कौन, अजातशत्रु भी और उदयन भी। इनका मुख्य काम होगा एक राजधानी, नई राजधानी राजगिरी से राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर की स्थापना करना, जो गंगा और सोन के संगम पर पाटलीग्राम की या पाटलिपुत्र की स्थापना की जाएगी। उदयन के जो कुछ पुत्र होंगे, जो इनके बाद एक एक करके राजा बनेंगे, अनुरुद्ध, मुंड तथा नागदर्शक। नागदर्शक यानी जिसको दर्शक की उपाधि भी दिया गया है, कहीं कहीं इतिहास में इन्हें दर्शक नाम से भी संबोधित किया गया है। इस वंश का अंतिम शासक हुए नागदर्शक, इस वंश का अंतिम शासक हुए। उसके एक अमात्य थे शिशुनाग ने, उन्हें मारकर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना किए। तो हम लोग जब अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो उस टॉपिक में हम लोग का होगा शिशुनाग वंश की स्थापना।